हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए आज जो है मध्य प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह पर चर्चा करते हैं। टॉपिक नंबर 3 है और मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पर चर्चा करने से पूर्व जो है हम बता देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कब कब अपनाए गए, कब लिया गया, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है 1 नवंबर सन 1981 को, 1 नवंबर सन 1981 को, ठीक है ना, 1 नवंबर 1981 को, ठीक है, रजत समारोह के अवसर पर, रजत जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह अपनाए गए। यानी कि अगर एग्जाम में सवाल पूछता है कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कब अपनाए गए, तो 1 नवंबर 1981। अब आपने चूंकि मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह कहीं भी देखा होगा, आप एमपी ऑनलाइन में जब भी फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको एक जो है एक ऐसा प्रतीक चिन्ह दिखागा, एक ये व्रत है और इस व्रत के जो आसपास है ऐसी ठीक है 24 स्तूपों वाला जो है आपको मिलेगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, और ये वट का पेड़, वट बोलो या बरगद का पेड़, और इसके दोनों छोर पर धान और गेहूं की बाली, ठीक है ना, एक ओर में धान की बाली और दूसरे छोर पर गेहूं की बाली, और ये जो है 24 स्तूप और मध्य प्रदेश शासन, और नीचे में आपको सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते मध्य प्रदेश शासन, ठीक है ना। और इसके पीछे में जो है वो जो आपको मिलेंगे एक सी वाली जो है आकृति मिलेगी, यानी अशोक चिन्ह, ठीक है ना। और अशोक चिन्ह जो है आपको पता है कि जो है सत्यमेव जो जयते, ये वाला सवाल आ चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद के सर्वाधिक जो है मुंडको उपनिषद से जो है ऋग्वेद के मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी सवाल पीएससी में पूछा गया था, पीएससी की प्री में यह सवाल पूछा गया था कि मुंडको उपनिषद जो है मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये भी जो है ऋग्वेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपको जो दिख रहा है 24 स्तूप वाला, इसमें जो व्रत है, ये जो व्रत आपको जो दिख रहा है यहाँ बाहरी में जो ये व्रत दिखेगा, ये व्रत जो होता है सतत समृद्धि व्रत, सतत समृद्धि का घोतक माना जाता है। व्रत को जो है सतत समृद्धि का घोतक कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ही जो है एक साइड में गेहूं की बाली और ये जो है अशोक स्तंभ जो होता है, अशोक स्तंभ वगैरह जो होता है, जहाँ पर 4 सेव की तरह वट और बरगद का पेड़। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश गान कौन सा है, मध्य प्रदेश गान
तो आपने सुनना होगा, सुख का दाता सबका साथी, सबका ही संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी, सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। यह जो गाना है इसको जो तैयार किया था महेश श्रीवास्तव ने। किसने? महेश श्रीवास्तव ने, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? खंडवा के रहने वाले थे। और इसकी जो धुन तैयार की थी, यानी कि ये धुन जो तैयार की थी वो थी कुमार सानू ने। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछे कि सुख का दाता सब साथी जो है यह गान मध्य प्रदेश गान किसने गाया, तो महेश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले थे? तो खंडवा के रहने वाले थे। और इसकी जो धुन तैयार की थी वो कुमार सानू ने। एक बार पुनः, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाए गए? तो 1 नवंबर सन 1981 को अपनाए गए, रजत जयंती के अवसर पर अपनाए गए। ठीक है ना। और इसी के में जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि ये व्रत दिख रहा है। जो व्रत जो होता है ये सतत समृद्धि का घोता होता है। और व्रत के आसपास में ये 24 तिल्लियाँ आपको दिख रही है। ठीक है, जो कि समय का परिचायक भी होती है। और जो यहाँ पर बीचों बीच में आपको दिख रहा है एक वट का पेड़ है, यानी बरगद, जो कि आपका राजकीय जो है वृक्ष है। और यहाँ मध्य प्रदेश शासन लिखा गया है स्वर्ण अक्षर से। और नीचे में आपको सत्यमेव जयते, और इसके जस्ट पीछे में जो है आपका जो है अशोक स्तंभ होता है। और दोनों जो बरगद के पेड़ के जस्ट दोनों बाजू और में देखेंगे, एक साइड में धान की बाली और एक साइड में गेहूं की बाली है। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद में, जो कि पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था ये सवाल। उसके बाद में क्या होता है कि राजकीय फसल कौन सी है? अगर अभी पूछे तो राजकीय फसल आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल जो होती है वो होती सोयाबीन। राजकीय फल आम। ठीक है ना। राजकीय फल जो होता है आम। राजकीय मछली महासेर। राजकीय मछली महासेर। राजकीय नदी नर्मदा। राजकीय वृक्ष बरगद। ठीक है ना। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय भाषा हिंदी। ठीक। उसके बाद में राजकीय पशु, इतना हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। ये जो बारहसिंगा एक राजकीय जो पशु है ये एकमात्र ब्रेडरी जाति का है, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। कहाँ मिलता है? कान्हा किसली में, कान्हा नेशनल में। ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एकमात्र प्रजाति का बारहसिंगा, यानी ब्रेडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा अगर कहाँ पाया जाता है तो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके बाद में राजकीय नाट्य आपका जो होता है, राजकीय नाट्य जो होता है वो होता है माच। और नृत्य जो होता है वो होता है राई। ठीक है। राजकीय नाट्य माच और राजकीय नृत्य राई। उसके बाद में, ठीक है ना, इतनी चीज हो गई। तो ये जो है मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ से एक सवाल जो है पीएससी में अधिकांश बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो है सत्यमेव जयते या राजकीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। ये पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम में एक सवाल आया था एमबीपीएससी में। तो ये ऋग्वेद, प्राचीन ऋग्वेद जो है, देखो वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही जो है मुंडको उपनिषद में जो है, इसमें मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है।
अगर कभी आपको पूछे कि राज्य की फसल कौन सी है, तो राज्य की फसल आपको बताना है सोयाबीन है। राज्य की फल कौन सा है, तो आम है। राज्य की मछली कौन सी है, तो महासीर। राज्य की नदी नर्मदा। वृक्ष बरगद। भाषा हिंदी। राज्य की गान पूछे तो सुख दाता सबका साथी, शिव का ही संदेश है मेरा, मातृ गोत्र पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। ये गान है, किसने बनाया, तो इसकी धुन जो है कुमार सानू ने, और लिखा है इसको महेश श्रीवास्तव, जो कि खंडवा के रहने वाले हैं। ठीक। राजकीय पशु अगर पूछे तो बारहसिंगा है, कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, एकमात्र ब्रीडरी प्रजाति का। ठीक है ना, एकमात्र ब्रीडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा पाया जाता है। तो ये आपके जो है मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है हम एक बार पुनः जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। ठीक। समाप्त। टॉपिक नंबर 3 आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश भौतिक संरचना वर्तमान। कर्क रेखा बीचों बीच से गई है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा। ठीक है। अगर इसकी भारत में अगर स्थिति अगर आपको देखनी है तो एक छोटा सा आपको भारत का मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो भारत से जो है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गई है, जिसमें से आपका एक मध्य प्रदेश भी है। तो भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। और मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो 23/1/2 अंश पर झुकी हुई है। ठीक है ना, 23/1/2 अंश पर झुकी हुई है। और कर्क रेखा से जो है मध्य प्रदेश के जो है कितने जिले गुजरते हैं, तो 14 जिले मध्य प्रदेश के कर्क रेखा से होकर जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले कर्क रेखा को काटते हैं या कर्क रेखा से होकर जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 14 जिले जाते हैं। और कर्क रेखा यहाँ पर मैं पुनः बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक बार और, उत्तर प्रदेश उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये मध्य प्रदेश की दिशा सूचक चिन्ह है। ठीक है। मध्य प्रदेश ये वर्तमान वाला है। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर विस्तार एक बार और पुनः दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूने वाले जो है 5 राज्य होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ गुजरात है, यहाँ आपका राजस्थान है, यहाँ आपका महाराष्ट्र है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है,
यहाँ आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूने वाले राज्य है। न्यूनतम सीमा जो होती है, देखो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में जो है एमपी के कुल जो है 13 जिले छूते हैं। एमपी के कुल 13 जिलों के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी की, ठीक है। इसलिए एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, तो ये यूपी है। सर्वाधिक सीमा साझा करता है यूपी, ठीक है। और न्यूनतम सीमा जो है गुजरात जो है, न्यूनतम सीमा जो है गुजरात को स्पर्श करती है, ठीक है ना। गुजरात जो है न्यूनतम सीमा स्पर्श करती है। गुजरात सिर्फ 2 जिले जो है गुजरात को स्पर्श करते हैं, बड़ोदरा और दाहोद, ठीक है ना। 2 जिले यानी कि न्यूनतम सीमा जो बनाता है वो गुजरात बनाता है। और महाराष्ट्र जो आपको दिख रहा है, तो महाराष्ट्र के साथ में जो है मध्य प्रदेश के जो है 9 जो जिले हैं, 9 जिले महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। और आपको जो यहाँ पर राजस्थान जो दिख रहा है, तो राजस्थान के साथ में जो है 10 जिले स्पर्श करते हैं। एमपी के 10 जिले राजस्थान के साथ में स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, तो छत्तीसगढ़ के साथ में जो है 6 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के साथ में पड़ोसी राज्य से मध्य प्रदेश के जिले 6, ठीक। और आपको यूपी भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर से जो है अब मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला आपको बताया था मैंने कौन सा, तो मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी। दक्षिण का प्रवेश द्वार अगर किसी को कहते हैं दक्षिण का, या सिरगढ़ का किला कहाँ पर है अगर पूछा जाए, तो बुरहानपुर, यानी मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला अगर कोई होगा तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला होता है मुरैना। दक्षिणतम जिला अगर कोई होता है तो बुरहानपुर, और पूर्वी जिला यदि कोई होगा तो ये होगा सिंगरौली। पूर्वी जिला जो होगा तो ये होगा सिंगरौली। और सिंगरौली से ही जो बेटा मानक समय होकर जाता है, तो मानक समय हमेशा 82.5 देशांतर गुजरता है। मानक समय रेखा, मानक समय, इसको इंग्लिश में GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो मध्य प्रदेश से मानक समय रेखा कहाँ से गया है, तो सिंगरौली से गया है। और यहाँ पर आपको पता है कि पूर्वी जिला हो गया, पश्चिमी अब जिला आपको पता होना चाहिए अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की जो है स्थिति आपको जो वर्तमान में जो दिख रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है इसमें और भी जो सवाल अगर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें है न्यूनतम साक्षरता वाला जो क्षेत्र है, न्यूनतम साक्षरता की जो यदि देखी जाए तो न्यूनतम साक्षरता वाला अगर कोई जो क्षेत्र है तो वो है अलीराजपुर, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला इलाका पाया जाता है, ये न्यूनतम साक्षरता है, अलीराजपुर में न्यूनतम साक्षरता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में सर्वाधिक अगर जनघनत्व की यदि बात करें तो जनघनत्व यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ भोपाल है, भोपाल में सर्वाधिक जनघनत्व होता है, जनघनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व होता है। अब उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या अगर कहीं होगी तो यहाँ पर छोटा सा हरदा जिला है, और हरदा जिला यहाँ पर न्यूनतम है, न्यूनतम जनसंख्या है। और अभी जो है निवाड़ी जो बना है टीकमगढ़ से टूटकर, तो वो न्यूनतम में भी आ जाएगा, ठीक है ना। और न्यूनतम जनसंख्या के बाद में न्यूनतम जनघनत्व की यदि बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व यहाँ पर डिंडोरी आता है, डिंडोरी जो कि न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम कम जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व का आपको दिखाया और न्यूनतम जनघनत्व, ठीक है ना। उसके बाद में अगर और देखा जाए तो सर्वाधिक अगर साक्षरता यदि देखी जाए तो सर्वाधिक साक्षरता आपको पता है कि यहाँ पर जबलपुर है, तो जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर, तो जबलपुर में, ठीक है। अब उसके बाद में यदि देखा जाए तो क्षेत्रफल में यदि सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला यहाँ पर आपको पता है ज़्यादा क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है ना। और लिंगानुपात की यदि बात करा जाए तो बालाघाट, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है बालाघाट है, यहाँ पर
पुरुषों पर 1021 महिला है, ठीक है ना, 1021। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है, बालाघाट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो वो है छिंदवाड़ा, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर और भी अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछता है तो न्यूनतम लिंगानुपात में यहाँ पर आता है भिंड। ये भिंड जो है न्यूनतम लिंगानुपात में आता है, न्यूनतम लिंगानुपात में भिंड जो जिला है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात में आता है। और उसके बाद में अगर और भी अगर सवाल करता है कि सबसे बड़ा जिला अगर कौन सा क्षेत्रफल में, तो आपको बता दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपको पूछता है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ भोपाल से इधर में इंदौर लगता है, ठीक है ना। तो इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है ना। ये जब मैं जिले वाइज पढ़ाऊंगा तो और भी आपको जो है स्पष्ट हो जाएगी। सबसे जो छोटा जिला अगर बोला जाए तो सबसे छोटा जिला और भी आता है यहाँ पर दतिया भी आता है, एक दतिया, ये सबसे छोटे में चलता है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी आपको, ठीक। तो ये तो हो गई आपके जो है प्रमुख। इसके बाद में अब एक बार जो है अक्षांशी देशांतर विस्तार अब देख लेते हैं कि इसका अक्षांशी देशांतर विस्तार क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इससे पूर्व कि 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर जो है, ठीक है ना, इससे पूर्व मैंने बताया था 21 डिग्री 6 मिनट से 82 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट से मैंने बताया था आपको कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री। इसका अगर 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ पर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। ये जो है इसका उत्तरी अक्षांश है। किलोमीटर में यदि इसकी बात करें तो इसकी जो होती है सर्वाधिक जो है उत्तर से दक्षिण में किलोमीटर में 870 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है एमपी, और पूर्व से पश्चिम में 605 किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का जो है वर्तमान जो है भौतिक जो है इसकी स्थिति देख ली हमने। अब भौतिक स्थिति के बाद में जो है इस पर जो आगे जो चर्चा की जाएगी, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, उस पर चर्चा की जाएगी। तो इतनी जो चीज़ें हैं जो स्पष्ट आपको समझ आ गई होगी कि भाई मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना है, मध्य प्रदेश अपना क्या क्या स्थान रखता है। मैं अगर कभी आपको डिटेल वाइज में पढ़ाऊँगा कभी, तो बालाघाट सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएँ हैं, ठीक है ना। छिंदवाड़ा जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बुरहानपुर, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और असीलगढ़ का किला भी बुरहानपुर में है। हरदा सबसे न्यूनतम यहाँ पर जो है जनसंख्या है, हालांकि जो है सबसे छोटी तहसील अगर पूछे तो अजयगढ़ पन्ना है, और उसके बाद में रौन भिंड भी सबसे छोटी में आती है, भिंड की में रौन भिंड होती है, ठीक है ना। उसके बाद में और सर्वाधिक जनसंख्या, तो ये टॉपिक से जो है बहुत सारे आपको सवाल क्लियर हो जाए। मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा कि मानक समय रेखा जो है सिंगरौली से जाता है 82.5 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा, और कर्क रेखा से जो है कुल मध्य प्रदेश के कितने जिले होकर जाते हैं, तो 14 जिले जाते हैं, ठीक है ना। और कर्क रेखा के जस्ट समानांतर ही जो है इसके बाद जब हम प्राकृतिक स्वरूप मध्य प्रदेश चालू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पूरे पठार और उसके जो है नदियाँ वगैरह जब चर्चा करेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई होगी, ठीक। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में और एक चीज़ है कि इसमें मैं आपको एक बार और पुनः जो है कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है एक बार और यहाँ पर दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश को क्या क्या बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को मैंने बताया था कि भू आवेष्टित राज्य भी कहते हैं। भू आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश का नाम है। भू आवेष्टित राज्य ऐसा राज्य ना तो जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हो या स्पर्श करती हो, या ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी भी
जलधाराओं को या महासागरों से लगती हो, इसे भू-आविष्टित राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो कि बड़ी नदियों के रूप में स्वरूप में बदलती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर नर्मदा, जिसका जो है 13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, अगर बाहर बहती है ये अन्य राज्यों में तो 13-12 किलोमीटर, और एमपी में बहती तो 10-55 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में नदियों का मायका टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश को जो है वर्तमान में और किन नामों से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को और किन नामों से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ सारसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। बालाघाट में एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक सारसों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश या हीरा स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो कि हीरा है वो पन्ना जिले के हिनोता खान में पाया जाता है, पन्ना हिनोता में, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे राज्य को और जो है सोयाबीन यानी कि सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होता है। उसके बाद में हमारे इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है, और इसका नाम जो है मध्य प्रदेश नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। हृदय प्रदेश कहकर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संबोधित किया था। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि ये मध्य प्रदेश का जो है वर्तमान स्वरूप का मैप है। अब इस पर जो चर्चा की जाएगी तो एक एक टॉपिक पर हम पठारों पर चर्चा करेंगे। पठारों पर चर्चा होने के बाद में मध्य प्रदेश की जलवायु पर चलेंगे, और जलवायु कैसी होती है, मध्य प्रदेश में मानसून कैसे आता है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए यहाँ पर जो टॉपिक है समाप्त किया जाता है। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू चलेगी। थैंक यू।